नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। जैसे ही आरजेडी सुप्रीमो के दोषी करार देने की सूचना बाहर आई, पटना से लेकर रांची तक उनके समर्थकों में मायूसी छा गई। कोर्ट परिसर आरजेडी नेताओं से पटा है। पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है मंगलवार को कोर्ट ने 3 साल से कम वालों को सजा सुनाई है। लालू सहित 10 लोगों की सजा अलग से सुनाई जाएगी। ऐसे में ये माना जा रहा है लालू को 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है। हाईकोर्ट के सीनियर वकील राजनीति प्रसाद ने बताया, लालू यादव के क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर 21 फरवरी को फैसला होगा। मेडिकल टर्म पर उन्हें रिम्स शिफ्ट करने की बात हो रही है। बता दें, इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामले, देवघर के 1, दुमका ट्रेजरी के 2 अलग अलग और चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित 2 मामलों में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। अभी पहले के सभी मामलों में जमानत पर बाहर थे, लेकिन मंगलवार को कोर्ट के आए फैसले से उन्हें एक बार फिर जेल जाना होगा। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए के गबन केस में मंगलवार को फैसला आ गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं 24 लोगों को बरी कर दिया। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। आरजेडी सुप्रीमो को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके वकील ने अनुरोध पर उन्हें जेल न भेजकर आरआईएमएस में भेजा गया। 21 फरवरी तक वो यही रहेंगे। मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी मुंबई और आसपास के इलाकों में जारी है। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के लोगों के अलावा इस रेड में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का नाम भी सामने आया है। ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है। हालांकि अभी तक ईडी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के कई साल से बंद पड़े घर को भी ईडी की टीम खंगाल रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईडी ने छोटा शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। पाकिस्तान कनेक्शन आया था सामने। 90 के दशक में फरार हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों पर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। कुछ दिन पहले केंद्रीय जांच एजेंसी को अंडरवर्ल्ड के पंजाब कनेक्शन के बारे में पता चला था। ये जानकारी सामने आई थी कि पंजाब में अस्थिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अंडरवर्ल्ड का सहारा ले रही है। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर मुंबई से पंजाब पैसे पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि यदि पत्नी इस तथ्य के कारण अपना वैवाहिक घर छोड़ देती है कि उसके पति ने दूसरी महिला उपपत्नी को अपने साथ रख लिया है और उसे यानी पत्नी को शारीरिक और मानसिक यातना देता है, तो इसे पत्नी की ओर से परित्याग के रूप में नहीं माना जा सकता है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की खंडपीठ ने इस अवलोकन के साथ फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति यानी अपीलकर्ता की तरफ से दायर अपील खारिज कर दी। फैमिली कोर्ट ने पति की तरफ से दायर उस वाद को खारिज कर दिया था जिसमें उसने परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री दिए जाने की मांग की थी। संक्षेप में मामला, अपीलकर्ता यानी पति ने फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक की डिक्री के लिए एक वाद दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उसने प्रतिवादी यानी पत्नी से 26 से 27 साल पहले हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी और उसके अनुसार पिछले लगभग 25 वर्षों से उसकी पत्नी ने उसका परित्याग कर रखा है और वो अलग रह रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा ऐसे झूठे मामलों की जांच और अदालती कार्यवाही में बिताया गया समय उन्हें गंभीर अपराधों की जांच में समय बिताने से रोकता है। कोर्ट ने कहा, परिणाम स्वरूप जिन मामलों में उचित जांच की आवश्यकता होती है उनमें समझौता हो जाता है और उन मामलों में आरोपी घटिया जांच के कारण मुक्त हो जाते हैं। अदालतों का मूल्यवान न्यायिक समय भी फर्जी आरोपों वाले मामलों की सुनवाई में व्यतीत होता है और परिणाम स्वरूप कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में झूठे यौन उत्पीड़न मामले में खतरनाक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इसे केवल अभियुक्तों को दबाव में लाने
और शिकायतकर्ता की मांगों के आगे घुटने टेकने को मजबूर करने के लिए दायर किया जाता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, ये कोर्ट इस बात से दुखी है कि धारा 354, 354A, 354B, 354C और 354D के तहत मामलों में खतरनाक वृद्धि हो रही है, ताकि आरोपी को केवल शिकायतकर्ता की मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मामले में 3 आरोपियों की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि बलात्कार एक महिला के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ किए गए सबसे बर्बर अपराधों में से एक है। अदालत ने हालांकि इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा कि बलात्कार सबसे बर्बर और जघन्य अपराधों में से एक है, जो न केवल बलात्कार पीड़िता की गरिमा के खिलाफ बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ भी किया जाता है। प्रत्येक नागरिक की गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 व 14 के तहत निहित समानता खंड के मूल सिद्धांतों में से एक है। चूंकि ये प्रावधान हमारे संविधान के फोर्स जुरिस है, ये अपराध एक महिला के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ होते हैं। न्यायालय ने कहा कि प्रासंगिक दंड कानून का उद्देश्य महिलाओं को ऐसे अपराधों से बचाना और इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करके समाज की अंतरात्मा को जीवित रखना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नोटरी को समन भेजा है। उस पर आरोप है कि वो हाईकोर्ट की इमारत के बाहर 3 से 4 क्लर्कों के साथ काम कर रहा है और वे क्लर्क खुद को नोटरी के रूप में पेश कर रहे हैं। नोटरी एक ऐसी सेवा है जिसका उपयोग दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। नोटरी जब दस्तावेज की नकल को मूल के साथ प्रमाणित कर देता है, उसके बाद उसे नोटरीकृत करना होता है। अदालत के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज को दाखिल करने के मामले में नोटरी को उस व्यक्ति के पहचान दस्तावेज की जांच करनी चाहिए। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को सूचित किया कि गायघाट शेल्टर होम मामले की जांच एक महिला अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो डीएसपी रैंक से नीचे नहीं होगी। ये भी प्रस्तुत किया गया कि जांच अभी जारी है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि इस महीने की शुरुआत में पटना उच्च न्यायालय ने गायघाट शेल्टर होम मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें शेल्टर होम के एक कैदी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को बेहोश करके अनैतिक कृत्यों के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था। 3 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने किशोर न्याय निगरानी समिति पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया और अतिरिक्त मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार से जवाब मांगा था। इसके अलावा जब इस मामले को 11 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए उठाया गया, तो अदालत को सूचित किया गया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वर्तमान में जांच जारी है। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक और अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की थी। नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके 2 वीडियो जो ट्विटर और यूट्यूब पर पोस्ट किए गए थे, वीडियो में नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करते देखा गया। उत्तराखंड कोर्ट हरिद्वार ने उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली डासना देवी मंदिर के प्रमुख यति नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं पर उनकी कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए दर्ज एक मामले में जमानत दे दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग वाली याचिका पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिसने उन्हें 19 जनवरी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्ट 2015 के तहत एक आरोपी को ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वो हाईवे पर चोरी में शामिल संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा है। अधिनियम की धारा 2(1)(f) के तहत परिभाषित संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो अकेले या सामूहिक रूप से संगठित अपराध की गतिविधियों में लिप्त एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में कार्य करता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।